और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की पंजाब से लेकर कई राज्यों में इस वक्त तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार अमृतपाल को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है, लेकिन अमृतपाल अभी तक हाथ नहीं लग पाया। इसी बीच फरार अमृतपाल को लेकर के महाराष्ट्र पुलिस ने भी अलर्ट अब जारी कर दिया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई। इन खातों का कनेक्शन पंजाब के माजा और मालवा से बताया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने पुष्टि की है कि अमृतपाल 2 दिन तक शाहबाद में भी रुका था। वारिस पंजाब डे के चीफ और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 6 दिन बीत चुके हैं, मगर पुलिस अमृतपाल का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आए दिन अमृतपाल की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं है कि अमृतपाल आखिर है कहां। ऐसा लग रहा है कि पंजाब पुलिस अंधेरे में केवल तीर चलाने में जुटी हुई है। ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठना लाजमी है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी पुलिस ढूंढने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही? नई नई तस्वीरें आने के बाद क्यों पुलिस केवल लाठी पटकती जा रही है? अब जो नई तस्वीर सामने आई है, इसमें अमृतपाल बाइक को एक जुगाड़ गाड़ी पर रखकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में दिख रहा है कि अमृतपाल एक गाड़ी पर बाइक के पास बैठा है। काला चश्मा और पगड़ी भी लगा रखी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाशी कई राज्यों में जारी है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल की आखिरी लोकेशन हरियाणा में मिली है। 19 से 21 मार्च तक हरियाणा के शाहबाद में अमृतपाल की रुकने की खबर आ रही है। इस दौरान अमृतपाल ने एक महिला से उत्तराखंड जाने की बात कही थी। पुलिस उस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर पंजाब पुलिस ने 2 और मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पुलिस ने बुलेट और छीनी हुई बाइक को बरामद किया है। उधर अमृतपाल के भाई हरप्रीत सिंह समेत उसके 11 साथियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में बाबा बकाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। उधर पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को गिरफ्तार किया है। गोरखा बाबा खन्ना के मलौद थाने के मंगेवाल गांव के रहने वाले हैं। वो अक्सर अमृतपाल के साथ रहता था और जुराला केस में भी नामजद बताया जाता है। गोरखा बाबा अमृतपाल का गनमैन हुआ करता था। इसी बीच अमृतपाल को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमृतपाल को विदेशों से काफी फंडिंग हुई है और इन फंडिंग की जांच की जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को विदेशी फंडिंग का पता चला है। 158 विदेशी खातों से फंडिंग की बात भी कही जा रही है। 28 खातों में 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई है। अमृतपाल के मामले में जब एजेंसियों को जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत मिल गए हैं, तो अब उनका कुछ अहम बातों पर भी फोकस रहेगा। देश में खोले गए खातों के दस्तावेज की जांच होगी। खाता कब खोला गया, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, विदेशों से रकम कब आई, किन किन देशों से पैसे आए, रकम आते ही कहां ट्रांजैक्शन हुआ, खाते किसके नाम पर खोले गए, क्या अमृतपाल ही खाते को ऑपरेट करता था या कोई दूसरा मेंबर इनको चलाता था। वारिस पंजाब डे और एकेएफ के मेंबर्स की संपत्तियों की भी जांच होगी। भगोड़े अमृतपाल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वो जाल में फंसता जा रहा है। उधर जांच एजेंसियों ने अब इस एंगल से भी जांच करनी शुरू कर दी है कि पंजाब में आए दिन पाकिस्तान से ड्रोन और ड्रग्स के पीछे कहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल तो नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान से आए ड्रोन और ड्रग्स को भी पुलिस अधिकारी जोड़कर देख रहे हैं। अमृतपाल के भारत आने के बाद ड्रोन और ड्रग्स की गतिविधियां लगातार बढ़ गई थीं। बीएसएफ ने बीते साल 256 बार ड्रोन गतिविधियां देखी। 2021 में ड्रोन गतिविधियां 67 बार देखी गईं। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था। अमृतपाल का गांव भी अमृतसर के नजदीक ही है।
सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पता चला है कि अमृतपाल हथियार और ड्रग्स सप्लाई करने वालों के संपर्क में भी था। 2022 में अमृतपाल के आने के बाद 256 ड्रोन गतिविधियां हुई, जिससे साफ साफ कहा जा सकता है कि अमृतसर के नजदीक ही जब अमृतपाल का घर है तो वहां पर हथियार और ड्रग्स ड्रोन से आती थी। ये भारत 24 ने जब अमृतपाल की माताजी से बात की थी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि हमारी छत पर एक ड्रोन मंडराता था। बुजुर्ग औरत है, उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रोन क्यों मंडराता है। उन्होंने मीडिया के सामने बात का खुलासा तो कर दिया कि हमारी छत पर अक्सर एक ड्रोन मंडराता था, लेकिन खुफिया एजेंसियां अब ये बता रही हैं कि वो ड्रोन ड्रग्स और हथियार लेकर आता था। उसी ड्रग्स और हथियार के बदौलत ही अमृतपाल को आगे से फंडिंग मिलती थी और अमृतपाल उनका पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर अमृतपाल एक तरह की नशा बढ़ाने की और नशा सप्लाई करने की दुकान चला रहा था। अमृतपाल फरार है, उसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया है। तो इसके पीछे कई वजह हैं। पहला, अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। दूसरा, अमृतपाल ज्यादातर बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा ये कि वो फोन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पुलिस को शक है कि गैंग्स ऑफ खालिस्तान का स्लीपिंग सेल अमृतपाल की मदद कर रहा है। पंजाब से थानेश्वर शर्मा और कन्हैया शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अमृतपाल इन दिनों फरार है और इसको लेकर के भारत 24 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल को भगाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी जुटी हुई है और पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी को अमृतपाल को भगाने में मदद करने की बात कही। वारिस पंजाब देखे स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाशी लगातार जारी है। पंजाब समेत आसपास के राज्यों में उसको ढूंढा जा रहा है, मगर अमृतपाल पिछले 6 दिनों से गायब है। इसी बीच भारत 24 को अमृतपाल सिंह को लेकर के एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। अमृतपाल सिंह को भगाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को ISI मदद करने में जुटी हुई है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि अमृतपाल को भगाने में ISI फुल एक्शन में है। ISI के आदेश पर पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी अमृतपाल सिंह को भगाने में मदद कर रहा है। ऑपरेशन अमृतपाल शुरू होने के बाद पप्पल प्रीत परछाई की तरह अमृतपाल के साथ रहता है। पप्पल प्रीत भारत में खालिस्तानी मूवमेंट के लिए स्लीपिंग सेल को लीड करता है। अमृतपाल को ISI से जो फंडिंग आती है उसका पूरा हिसाब रखता है। अमृतपाल का हुलिया बदलने और भगाने में पप्पल प्रीत का अहम योगदान है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस जगह जगह रेड कर रही है, लेकिन अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा। यदि भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तानी संगठन IASI ने अमृतपाल को सही सलामत सही जगह पुलिस की नजरों से बचाते हुए सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी को सौंपी है। यह पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी के बारे में जानकारी आ रही है कि ये वही शख्स है जो पाकिस्तानी संगठन IASI की तरफ से भारत में जितनी भी खालिस्तान संबंधी मूवमेंट चलती है उसके स्लीपिंग सेल को लीड करता है। स्लीपिंग सेल को लीड करने के कारण इसका खुद का नेटवर्क बहुत मजबूत है और इसे पता है कि किस वेशभूषा में पुलिस इसे पहचान नहीं पाएगी और किस तरफ पुलिस की खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं, किस तरफ नहीं लगी हुई, ये सारी जानकारी इसके पास रहती है। इसीलिए जिस दिन से ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ है उस दिन से यह अमृतपाल के साथ परछाई की तरह लग गया है। पिछले दिनों जो एक फोटो सामने आई थी जिसमें अमृतपाल एक बाइक पर जा रहा था, उस बाइक को चलाने वाला शख्स भी पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी ही था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पप्पल प्रीत ही अमृतपाल को जालंधर के नंगल अंबियन गांव के गुरुद्वारे में ले गया था, जहां उसने कट्टरपंथी सिख के बाणी को त्याग कर पैंट शर्ट पहनकर अपने हुलियों को बदला। पप्पल प्रीत पर हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अमृतपाल के ISI लिंक के बारे में जानकारी पहले ही मिल गई थी, मगर अब सूत्रों से पता चला है कि ISI उसको भगाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब अखबारों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। पीएम मोदी 1785 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे, जिसको लेकर बीजेपी इस वक्त तैयारी कर रही है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पीएम मोदी जाएंगे वाराणसी, काशी वासियों को देंगे सौगात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं और जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो तोहफों का पिटारा खोल देते हैं। एक बार फिर 24 मार्च को पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। इस दौरान पीएम मोदी काशी नगरी को 1785 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, जिससे आने वाले दिनों में काशी नगरी के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। 1785 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को पीएम मोदी सौगात देंगे। इसमें 20 परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, साथ ही 9 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसमें 644 करोड़ रुपए की अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है, 308 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, 209 करोड़ का सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, 186 करोड़ की ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परियोजना है, 45 करोड़ की IIT BHU में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मशीन टूल्स डिवाइस की स्थापना भी होगी। वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने हैं उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर, उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं और चूंकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। पीएम मोदी गंगा की पावन धारा पर बसी काशी से देश को टीबी मुक्त करने के अभियान को गति देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में पीएम मोदी टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे। 30 से ज्यादा देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की इसमें उम्मीद है। देश की सभी ग्राम पंचायत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संपूर्ण व्यवस्था की गई है। हमने जितना फोर्स मांगा था वो हमें मिल गया है। सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई है। कई मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ और पुलिस की भी, और सभी विभागों के साथ समन्वय है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है और लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। यहाँ जहाँ देख सकते हैं आप, एक नया भवन बनकर तैयार है और थोड़े बहुत जो कार्य बच गए हैं उसको भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। अभी यहाँ पे SPG की टीम आई थी, साथ ही कमिश्नर ऑफ पुलिस और वाराणसी कमिश्नर आए थे जो जायजा लेके गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस नवरात्रि वाराणसी वासियों को लगभग 1750 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। वो संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक जनसभा भी संबोधित करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे जहाँ फीता काट कर इस भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। पीएम मोदी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से काशी वासियों को योजनाओं की सौगात देंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पे वाराणसी आ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी संस्कृत यूनिवर्सिटी पे, जहां वो जनसभा करेंगे और काशी वासियों को लगभग 1750 करोड़ की सौगात देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक दिवसीय दौरा में लगभग वो 5 घंटे वाराणसी रहेंगे। साथ ही कई जगह जाएंगे जहाँ वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसको देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं इस जनसभा को पूरा भगवामय कर दिया गया है। साथ ही जिस रास्ते से पीएम मोदी होकर गुजरेंगे उस रास्ते को भी भगवामय किया जा रहा है। साथ ही जहाँ जहाँ पीएम मोदी रुकेंगे वहां कार्यकर्ता उनका पुष्प स्वागत करेंगे। काशी को सजाने संवारने में पीएम मोदी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। उनके विजन और मेहनत की वजह से वाराणसी की सूरत काफी हद तक बदल गई है। यहां तक कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रोशनी की व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई है। तमाम तरह की योजनाओं से यहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। पीएम मोदी को पता है कि मोक्ष नगरी में विकास की नई तस्वीर कितनी जरूरी है। यही वजह है कि 2014 के बाद से अब तक 30 से ज्यादा बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और उनकी हर यात्रा में काशी को नई सौगात मिलती रही है। वाराणसी से प्रशांत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी की चाहत और मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन अपनी छाप छोड़ रही है। साथ ही भारत का डंका भी विदेशों में बज रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसी की कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया में बज रहा पीएम मोदी का डंका। विदेशी मीडिया गढ़ रहे बीजेपी के पक्ष में कसीदे। अमेरिकी मीडिया में मोदी की जय जय।
2024 में एक बार फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत में लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। दुनिया भर में उनके नाम का डंका बज रहा है। लोकप्रियता में वो दुनिया के तमाम दिग्गजों से काफी आगे हैं। इसी बीच अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की खूब तारीफ की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बताया है। अखबार ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत में मोदी लहर कायम है और 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि यह पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ता में आई थी। उसके बाद इसने 2019 में लगातार दूसरा चुनाव जीता और अब 2024 के आगामी चुनाव में फिर से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक प्रमुख अमेरिकन मीडिया संस्था है। इसके विश्व के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के रूप में गिनती की जाती है। इसी के पोर्टल पर वॉल्टर रसेल मीडिया ने एक ओपिनियन आर्टिकल पब्लिश किया। उसमें कहा गया कि भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है। इसे कम नहीं आंका जा सकता है। निकट भविष्य में बीजेपी एक ऐसे देश में अपना दबदबा बनाएगी जिसकी मदद के बिना बढ़ती चीनी शक्ति को संतुलित करने के अमेरिका के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। कुछ दिन पहले अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमेट में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उस आर्टिकल को चीन के एक पत्रकार म्यू चुनचान ने लिखा था, जिसमें कहा गया था कि चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच भारत के पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है और उन्हें सम्मान से मोदी लाउक्सियन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोदी अमर है। पीएम मोदी और बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष लगातार रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी मीडिया ने बीजेपी और मोदी को लेकर लिखा है, ऐसे में विपक्ष के लिए ये झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो सीएम शिंदे को नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ठाकरे की ठसक, शिंदे को नसीहत। अख्तर की पाकिस्तान को दुत्कार, राज ठाकरे का बरसा प्यार। महाराष्ट्र में फिर निकला लाउडस्पीकर का जिन। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अंदाज और तेवर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। इसी तेवर के साथ राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चेतावनी के साथ नसीहत दी है। वहीं उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना भी साधा है। रमजान के ठीक पहले उन्होंने लाउड स्पीकर का जिक्र कर सोए हुए मुद्दे को फिर से उठा दिया। राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को नसीहत दी है कि वो उन जगहों पर रैली ना करें जहां उद्धव ठाकरे करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताना चाहता हूं, आपको कुर्सी मिल गई, अब आपको महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। वहां रैली ना करें जहां उद्धव ठाकरे करते हैं। राज्य में बहुत से मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे और बहुत कुछ। आप केवल रैलियों की बात क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ राज ठाकरे ने पाकिस्तान को मुंबई आतंकी हमले को लेकर उसी के घर में घुसकर धोने वाले मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की शान में कसीदे भी पढ़ डाले। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर से सीखने की जरूरत है। दरअसल जावेद अख्तर पाकिस्तान दौरे के दौरान मुंबई हमले को लेकर बड़ी दरियादिली से पाकिस्तान को धोकर आए थे। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।
इतना ही नहीं, राज ठाकरे सीएम शिंदे को लाउड स्पीकर पर एक्शन लेने की चेतावनी भी दे रहे हैं। साथ ही इसको लेकर आंदोलन के चलते पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे हुए हैं उन्हें भी वापस लेने का आग्रह किया है। राज ठाकरे ने रैली में कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे, आपको लाउड स्पीकर पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। आपको जरूर एक फैसला करना चाहिए। मैं इस बारे में आपसे फिर मिलूंगा। आपको जल्द से जल्द इस मुद्दे को लेकर निर्णय लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना का नाम और धनुष बाण आ गया है। बाला साहेब ने कहा था कि सरकार आई तो मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाएंगे, या तो सरकार हटाए या फिर हमारी तरफ ध्यान ना दे, इतनी विनती है। ठाकरे का इशारा साफ है कि सरकार अगर इस मुद्दे पर नहीं जागी तो पार्टी कार्यकर्ता कुछ जरूर करेंगे। इसके बाद राज ठाकरे के निशाने पर थी उद्धव ठाकरे एंड फैमिली। राज ठाकरे ने अपने भाषण में बिना नाम लिए पहले उनके बेटे को निशाना बनाया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम रहते वक्त उद्धव किसी से मिलते नहीं थे, आज सबसे मिल रहे हैं। आखिर क्यों? सीएम एकनाथ शिंदे को राज ठाकरे की सलाह है कि उद्धव ठाकरे के जाल में न अटकें, महाराष्ट्र पर ध्यान दें। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी विधानसभा के चुनाव करा लेना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात कोरोना की करें। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। महीने भर पहले जहां कोरोना संक्रमण के नए मामले 100 पर सिमट गए थे, वहीं अब देश भर में रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं कोरोना की तेज रफ्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात और तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को हाई लेवल बैठक भी बुलाई है। कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। देश में 24 घंटों में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के कारण 3 मौतें भी हुई हैं। कोरोना के मामले बढ़ने से मोदी सरकार अलर्ट हो गई है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हाई लेवल बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के राजीव बहल, नीति आयोग के वीके पॉल मौजूद रहे। कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर एहतियात और सतर्कता बरतने की सलाह दी। पीएम ने गंभीर श्वसन बीमारी मामलों की प्रयोगशाला निगरानी और टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे नए वेरिएंट पर नजर रखने और समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना जरूरी है। इसके साथ ही कोविड के खिलाफ तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में फिर से मॉक ड्रिल का आयोजित करने का निर्देश भी दिया और लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए उचित व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजे आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1300 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7026 पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों में केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में एक मौत दर्ज की गई है। दैनिक संक्रमण दर 1.09% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.98% दर्ज की गई। बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक हुए इस इजाफे के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबइलियस XBB.1.16 को जिम्मेदार माना जा रहा है। जापान में डिटेक्ट हुए केस में एक नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। इसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को तुरंत अपना सर्विलांस ठीक करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और बात अब अयोध्या की। अयोध्या सचखंड पूरी तरीके से तैयार है। भगवान राम की नगरी में इस बार रामनवमी की धूम है। रामनवमी के मौके पर 9 दिन राम की नगरी गुलजार रहने वाली है। भक्तों में जोश है और उत्साह भी है। अयोध्या में राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरे दिन खो-खो और तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। अयोध्या में राम जन्म उत्सव की खुशी, प्रतिभागी दिखा रहे प्रतिभाओं के अनूठे रंग, आस्था के साथ खेलों का संगम।
वैसे तो रामनवमी के दिन अयोध्या की छटा देखते बनती है, लेकिन इस साल खास है क्योंकि भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले साल की शुरुआत में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और ऐसे में अयोध्या में इस बार रामनवमी खास है क्योंकि इसे और खास बनाने के लिए भगवान श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में 7 दिन तक रामनगरी में खेलों का कुंभ दिखेगा। पहले दिन साइकिल और मैराथन दौड़ हुई, इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, तो दूसरे दिन भी खेलों का आयोजन किया गया। रामनगरी में खेलों का उत्सव, खो-खो और तलवारबाजी का आयोजन, महिला और पुरुष ने लिया हिस्सा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 7 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम है। 7 दिवसीय खेल कूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और अगर देखें तो 22 मार्च से 30 मार्च भगवान श्री राम के जन्मोत्सव तक ये जो समय है, ये अयोध्या में राम जन्मोत्सव को उत्सव के रूप में मनाने का समय है और यही कोशिश राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से की गई है। भजन संध्या स्थल पर बालिका वर्ग का खो-खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। खो-खो खेल में अंतर्राष्ट्रीय खेल चुकी महिला खिलाड़ी प्रीति गुप्ता ने कहा कि खेल बहुत आवश्यक है। राम जन्मोत्सव के साथ खिलाड़ियों को जोड़े जाना खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के बराबर है। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से 7 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी यहाँ पे चल रहा है। आज जन्मोत्सव का जो अगर देखा जाए तो ये दूसरा दिन है और यहाँ पर तलवारबाजी का कार्यक्रम, ये जो राम की पैड़ी रखी गया है, इसमें महिला और पुरुष दोनों की तलवारबाजी का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा है। पूरे प्रदेश की टीम यहाँ पे आई है। ये बताइए कि आप आई कहाँ से हैं और ये तलवारबाजी, क्योंकि आप महिला हैं, और तलवारबाजी क्यों आपने इसको ही चूज़ किया है? मुझे बहुत पसंद है तलवारबाजी खेलना। ये अयोध्या में आए हैं खेलने में, मुझे आके खेलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है। सर, सबको सीखना चाहिए। क्यों, आखिर क्यों सीखना चाहिए? जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। यस सर। अच्छा, ये तलवारबाजी, क्योंकि तलवारबाजी अगर देखा जाए ये तो बहुत पुराना राजा महाराजाओं के समय का ये पूरा ये इसी से पूरी रक्षा होती थी, देश की, अपने राज्य की वो रक्षा करते थे। तो ऐसे में तलवारबाजी को आपने चूज़ किया है, ये कितना महत्वपूर्ण है और उसको किस तरीके के रूप में देखा जाता है? सर, ये हमारे लिए में बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो सर फेंसिंग है, ये हमारा एक पैशन है। पैशन के तौर पे हम इसे खेलते हैं। इस बार का उत्सव इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा क्योंकि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी भी यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की सड़कों पर राम भजन से नगरी को राममय बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बार के राम जन्मोत्सव में युवा खिलाड़ियों को खास बढ़ावा दिया। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे खेलों में युवाओं को ट्रस्ट ने इनाम देने की भी घोषणा की है। खेल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भगवान के विभिन्न प्रसंगों पर कथा, कवि सम्मेलन, संगीत और भजन का आयोजन किया जा रहा है। 30 मार्च तक चलने वाले राम जन्मोत्सव को राम की पैड़ी समेत अलग अलग स्थानों पर मनाया जा रहा है। रामलला का स्थायी मंदिर में ये आखिरी जन्मोत्सव है क्योंकि 2024 का जन्मोत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में मनाएंगे। मनमीत गुप्ता, भारत 24, अयोध्या। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने विश्व जल दिवस पर प्रदेश भर में जल संचयन और जल संरक्षण का संदेश दिया। लखनऊ के कुड़िया घाट पर जल मार्च भी निकाला गया तो बाराबंकी के मजीठा ग्राम पंचायत में जल जागरूकता चौपाल लगाई गई। जल बचाने का संकल्प बड़ी संख्या में लोगों को दिलवाया गया। गोंडा के सरकारी स्कूलों में जल जागरूकता कक्षाएं भी लगाई गई जिसमें स्कूली बच्चों ने जल है तो कल है और बूंद बूंद जल बचाना है जैसे नारे लगाए। जल बचाने का संदेश देने की मुहिम प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, गाजीपुर, हापड़, गोंडा समेत राज्य के सभी जिलों में कल देर शाम तक जारी रही। आयोजनों के दौरान ग्रामीणों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को जल से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे सुरक्षित पेयजल, भूजल, पुनर्भरण,
जल संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल की उपयोगिता और विशेषता का महत्व बताया गया। राज्य के सभी जिलों में जल जागरूकता कार्यक्रमों का शुभारंभ बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के हरी झंडे दिखाने के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि बरसात का पानी जमीन के अंदर जाए, घर का पानी सोख्ता के रूप में जमीन में जाए, तभी जल बचेगा। गांव गिरकर एक ललितपुर की महिला आई थी, महिला क्या वो बालिका थी छोटी सी, वो बालिका ने वो सूरभद्र की थी, वो बालिका ने पढ़ाई भी करती और गांव में 4-4 घरों को